गुड मॉर्निंग। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो कितने तरीके से होता है, ये हम लोगों को पढ़ना है, सेक्शन 5। बट एक बात ध्यान रखना, सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम अब पुरानी होती जा रही है, तो जो नॉन पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, जो भले पॉपुलर नहीं होते, अब उनके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन को लीव नहीं करना, इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। कितने कितने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। सेक्शन 5(1) क्या कहता है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ मेड बाय एन ऑफर। पहले तो ऑफर दिया जाता है आपको, टू बाय अ गुड्स और टू सेल गुड्स फॉर ए प्राइस, यानी कंसिडरेशन एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। जब वो ख़रीदने के लिए जो ऑफ़र दिया गया, अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया विथ प्राइस, डेफिनेटली इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो अलग अलग प्रकार से होता है, बहुत ही आसान है। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 कहता है, पहले तो ये समझ जाओ कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो राइटिंग में हो सकता है, बाय वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है, पार्टली इन राइटिंग हो सकता है, पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है, और लास्ट हम सबका फेवरेट बाय कंडक्ट, है ना। इसमें सब आ गया, एम्प्लाइड भी आ गया, टैसिट भी आ गया, ठीक है बच्चों, इसमें कॉजी भी आ गया, सब आ गया। ये 5(2) में हुआ कि किस तरीके से किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब इसका एक एनालिसिस देख लेते हैं कि कितने प्रकार से होता है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। देखो नीचे आया, पहले क्या दिखा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर ए प्राइस, एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। आप दुकान में गए, उसने ऑफ़र किया, अपने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, पैसे पे किया, गुड्स खरीद लिया, ख़त्म बात, ठीक है। दूसरा, देयर में बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स। भले आपने प्राइस ना पे किया, बट आप कई बार किराना स्टोर से, जनरल स्टोर से सामान लेके आ जाते हैं ना, तुरंत डिलीवर कर देता है वो, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ना, एनफोर्स तो होगा ना, सामने वाले को पैसे नहीं मिले तो। फिर लिखा इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, बट इट मे बी एग्रीड डेट डिलीवरी इज टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। राशन का सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, कि आपने प्राइस पे कर दिया और उन्होंने कहा भैया मैं आपके अगले मंडे को डिलीवरी करता हूँ घर में सामान, तो ये भी होता है। शादियों के टाइम पे होता है, पहले पैसे पे कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन आइटम्स में होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। देयर में भी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, तो ये तो सेल हो गया, तुरंत, दोनों तुरंत, है ना, तुरंत दोनों हो गया। गुड्स भी मिल गए, पैसे भी लेके आ गए आप। इट में भी एग्रीड डिलीवरी और पेमेंट बोथ आर मेड एन इंस्टॉलमेंट, यानी जैसे जैसे तुम पेमेंट करोगे वैसे वैसे हम गुड्स की डिलीवरी करेंगे। ये इंस्टॉलमेंट हो गया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बहुत होता है ऐसा, B2B में बहुत होता है ऐसा। और इट में भी एग्रीड डेट डिलीवरी एंड पेमेंट आर बोथ आर टू बी मेड एट फ्यूचर डेट। मतलब जैसे ए ने बी को बोला कि मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूँ, तो आप खरीदोगे क्या? तो उसने बोला हाँ, अगले महीने की 10 तारीख को मैं आपको पैसे पे करता हूँ कार के। तो बोला ठीक है, मैं अगले महीने की 10 तारीख को आपको कार भिजवा दूंगा। सिंपल है। तो दोनों चीज़ें फ्यूचर में होने वाली हैं। आप इसको एग्रीमेंट टू सेल भी कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें, ट्रांजैक्शन से लेकर गुड्स की डिलीवरी, सब फ्यूचर एग्रीमेंट टू सेल। बट एग्रीमेंट टू सेल भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ही ना। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। भाई जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो किन चीज़ों पे होता है? तो डेफिनेटली सर गुड्स पे होता है, मूवेबल गुड्स पे। तो कितने प्रकार के गुड्स होते हैं सर? हमने पढ़े हैं कि एग्जिस्टिंग, जो हमारी आंखों के सामने है, जो बायर सेलर मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं। और एक फ्यूचर गुड्स है। फ्यूचर गुड्स मतलब तो येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, येट टू बी प्रोड्यूस्ड है। बराबर कि नहीं बराबर है? और कॉन्टिजेंट मतलब जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग है या जिसका जो एक्विजिशन है सेलर के पास, वो बहुत ही अनसर्टेन है। मतलब सेलर को खुद को नहीं पता उसको वो गुड्स कब मिलेंगे या कब वो गुड्स पैदा होंगे। तो देखो, अगर एग्जिस्टिंग गुड्स है तो उसकी जो अपन पढ़ें, ओन एंड परचेज बाय सेलर, है ना। और जो फ्यूचर गुड्स है वो तो अभी एक्वायर होने के सेलर के पास में, है ना। वो एक इवेंट पे बेस्ड होता है, कॉन्टिजेंट इवेंट पे, मुझे मिलेगा तो मैं तुझे दूंगा। क्लियर? देखो एग्जांपल दिया उसमें, अ कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर सेल ऑफ सर्टेन क्लोथ टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सर्टेन मिल। मतलब वो मिल वाला अगर कपड़े बनाएगा तो मैं तेरे को गुड्स कपड़े देता हूँ, तो कॉन्टिजेंट हुआ ना। वो कपड़े बनाएगा तो मुझे गुड्स दूंगा। अभी आप दुकानों में जाओ अभी एट प्रेजेंट, तो भैया बहुत सारी चीज़ों के लिए दुकान में जाओगे तो बोलेगा भैया माल ही नहीं आ रहा है। जब गुड्स आ ही नहीं रहे तो हम आपको कैसे बेचेंगे? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर है कि नहीं बराबर है? मैं तो कितने सारे किराना स्टोर में गया, बस बोले सर माल ही नहीं, कंस्ट्रक्शन वाले गए, टाइल्स वाले गए, अभी राजस्थान से माल ही नहीं आ रहा है, तो हमें नहीं मिल रहा तो हम कहाँ से देंगे आपको? तो कॉन्टिजेंट है, क्योंकि अनसर्टेन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर कोई फ्यूचर डेट पे आपने डिसाइड किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देखो ना, आपने अभी बेच दिया, गुड्स बनने के, मतलब सामने वाले के नाम में तो हो गए, ओनरशिप तो आ गई उसके पास।
इसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। मतलब वो टाइल्स अभी तक बने नहीं हैं या टाइल्स अभी तक आए नहीं सेलर के पास में, बट मैंने ख़रीद तो लिया, पैसे तो पे कर दिया उसको, तो भले वो फ्यूचर में गुड्स आएंगे। जैसे आप टेलर के पास गए, भैया कपड़े सिल के देना मेरे को, तो वो तो बोले भैया 20 दिन बाद आओ, तो पैसे पे कर दिए अगर आपने, तो गुड्स वाले फ्यूचर में मिलने वाले आपको, मगर ओनरशिप तो है आपके पास में उसकी। ठीक है, सेक्शन 6 छोटा सा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये एक छोटा सा सेक्शन 7 में दिया हुआ है। व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक समझता है ना आपको, जो वहाँ एग्जिस्टेंस में रखा है, जो सेलर के पास रखा है आंखों के सामने। Contract is void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged कि वो अब डिस्क्रिप्शन के लायक भी नहीं है। सेलर के पास रखा हुआ गुड्स इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुआ या पेरिश हो गया कि उस पर अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सकता। परसों का एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं एक शॉप में गया, मेरा भैया सुनना गौर से, मैंने क्या बोला उनको, बच्चों के लिए जो ख़रीदते हैं डोनट्स लेने के लिए गया मैं उनके पास में, ख़रीदा मैंने 4 पैकेट। ठीक है, उसका लिखा था मैन्युफैक्चरिंग में 20 मई को ख़त्म, 20 मई 2020। पेरिश हो गया ना, ख़त्म हो गया, फिनिश। मगर उसको भले अंदाज़ा नहीं था, उसने जो ला के रखा होगा 6 महीने से 8 महीने से, तो अब हो गया, अब क्या बेचारा बेचेगा। और ठीक है, मगर वाइट तो हुआ ना, सब्सिक्वेंटली वाइट अब इनिशियल नहीं बोलेंगे, सब्सिक्वेंटली वाइट तो हुआ। ए एग्री टू सेल 50 बैग्स ऑफ व्हीट, देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है मेरे बच्चा। ए एग्री टू सेल 50 बैग्स ऑफ व्हीट स्टोर्ड इन एस गोडाउन, कहाँ रखा, एक ही गोडाउन में। ड्यू टू वाटर लॉगिंग, पानी भर गया वहाँ, ऑल द गुड्स स्टोर्ड इन द गोडाउन वर डिस्ट्रॉयड। बंगाल में हुआ, अभी बंगाल में तो हुआ होगा ना, कितनी बुरा तूफान आया, आप देखो कितनी चीज़ें वॉइड हो गई होंगी वहाँ पर, कितने गुड्स खराब, कितनी फसलें ख़राब हो गई होगी। जब वो एग्रीमेंट हो रहा था, दोनों पार्टी को नहीं पता था, द एग्रीमेंट इज़ वाइड, दोनों को नहीं पता था कि गुड्स खराब हो गए। क्लियर है? गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, सिंपल है। पहले एग्रीमेंट हो गया 1 तारीख को, अगले महीने की 10 तारीख को आप मेरे को गुड्स भिजवा देना, तो ATS तो हो गया ना, अभी सेल होने का है जिस दिन डेट आएगी। ओनरशिप तो अभी भी सेलर के पास में, सेल कब होता है, जब ओनरशिप किसके पास जाती है, बायर के पास में। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो इसमें क्या होगा, सेक्शन 8 क्या बोलता है, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, कि यार फ्यूचर में भिजवाता हूँ तेरे पास। अब सब्सिक्वेंटली विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, सेलर की कोई गलती नहीं है, ना बायर की गलती है। ये तूफ़ान जो आया है अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास में, या अभी जो पेंडेमिक में लॉकडाउन हुआ, किसी की गलती नहीं ना, सेलर की नहीं है, बायर की भी नहीं है। अब गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन ही बंद हो गई, तो रखे रखे ख़राब हो गए। बराबर है ना, एग्रीमेंट तो हो चुका था, बट सेल ही नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को बेच ही नहीं पा रहे, है ना। रिस्क तो अभी भी किसके पास था, मतलब लॉजिकली देखे तो सेलर के पास में, बायर के पास तो गए ही नहीं, तो वो एग्रीमेंट को अवॉइड कर सकता है। बायर बोलेगा ना, सर 3 महीने से गुड नहीं, आप क्या खरीदूँ मैं, मेरे को जो काम था वो तो हो गया, लॉकडाउन ख़त्म हुआ। तो लॉजिक समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मैं, उसमें बायर की कोई गलती नहीं है, तो बायर को आप फोर्स नहीं करोगे गुड्स लेने के लिए। लॉकडाउन वाला एग्जांपल बेस्ट है। हम नहीं बोल रहे सेलर की गलती, बट सेलर एनफोर्स नहीं करेगा बायर के खिलाफ, बिकॉज बायर का भी फॉल्ट नहीं है। क्लियर? लास्ट सेक्शन क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। 9 and 10 कैसे प्राइस फाइंड आउट किया जाता है गुड्स का, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। सेक्शन 9 में द प्राइस ऑफ इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में फिक्स बाय, तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा, या मे बी लेफ्ट, या तो उस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग करते थे, या जो उनके डीलिंग्स में डिसाइड होता था, है ना। कई बार फिक्स मैनर होता है डिसाइड करने का, कैसे डिसाइड किया जाएगा प्राइस। और अगर प्राइस डिसाइड नहीं किया जा रहा है, नहीं कर पा रहे हो आप, देखो लिखा ना, जो भी फॉरगोइंग प्रोविजंस है, रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो बायर शेल पे द रीजनेबल प्राइस। अगर बायर को लग रहा है सेलर वॉज नॉट एबल टू डिसाइड द एक्चुअल प्राइस, तो रीजनेबल प्राइस। अब रीजनेबल प्राइस क्या होता है वो भी तो एक क्वेश्चन है। हो सकता है जो बायर के लिए रीजनेबल हो वो सेलर के लिए रीजनेबल ना हो। लॉजिक समझ रहा है ना यार तुमको क्या बोल रहा हूँ मैं। तो फिर वो सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भी हमने सर्विसेज दिया बच्चों को, ये मैंने 2 क्लासेस को पढ़ाया, उनकी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, तो मैंने पूरा पढ़ा दिया था,
बट एक मानसिकता होती है बच्चों की, अरे यार हम सर ने मेहनत की, हमको क्या है ना, आपकी एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गई, तो मतलब ये मैंने तो पढ़ाया आपको, है ना। शादी होगी घर में, अगर कैटरिंग वाले ने पूरा काम कर लिया होगा, शादी कैंसिल हो गई तो पैसे तो लेगा ना वो आपसे अपने, जो उसकी तैयारी हुई। तो वही था, तो एक रीज़नेबल प्राइस डिसाइड किया मिल के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। ठीक है, ये एनालिसिस दिया हुआ है, फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, एग्री बाय फिक्स फाइनर। जैसे कोई वैल्यूअर डिसाइड करता है, जैसे आप रियल इस्टेट का काम होता है या कोई गाड़ी बेचते हो, व्हीकल बेचते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, ये बहुत आसान है यार, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। वैल्यूएशन उन चीज़ों को किया जाता है जो या तो बल्क में होती हैं, जो बहुत रेयर होती हैं, या जिसमें बायर सेलर की एबिलिटी नहीं होती प्राइस डिसाइड कर पाने में। वेयर देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स ऑन द टर्म्स दैट द प्राइस इज़ टू बी फिक्स बाय वैल्यूएशन, एक थर्ड पार्टी है जो एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ में, है ना, वो डिसाइड करेगी। अगर वो नहीं कर पाए तो वो लिखा सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, अगर वो वैल्यूएट नहीं कर पाई उस चीज़ को तो एग्रीमेंट इज़ अवॉइडेड, क्योंकि बायर सेलर के पास तो वो इच्छा शक्ति या वो एबिलिटी नहीं है कि वो उसका प्राइस डिसाइड कर पाए। ठीक है, क्लियर है। प्रोवाइडेड दैट इफ़ द गुड्स और एनी पार्ट, गुड्स या गुड्स का कोई भी हिस्सा डिलीवर्ड हो चुका है या अलग करके रखा जा चुका है, अप्रोप्रिएट मतलब छांट लिया है बायर ने, अलग कर लिया है, तो उसको फिर उसका एक रीज़नेबल प्राइस पे करना पड़ेगा ना। या तो तेरे को अगर मिल गया है या तू अलग करके रख चुका है तो भाई वो तो तेरे हो गए ना गुड्स, तो उसका एक रीज़नेबल प्राइस तो तुझे पे करना पड़ेगा, भले वैल्यूअर डिसाइड कर पाए या ना कर पाए। क्लियर है बच्चों, मेरे बच्चों। जैसे फसल बर्बाद होती है, तो फसल बर्बाद होती है तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना एक प्राइस, गवर्नमेंट वैल्यूअर हो जाती है वहाँ पर, कि जो ख़रीदार है वो, जो किसान है उसको एक रीज़नेबल अमाउंट तो पे करे। ठीक है, एक MSP डिसाइड किया जाता है। और अगर थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया गया जानबूझ के वैल्यूएशन करने से, किसकी, उसमें क्या तो सेलर की गलती हो सकती है, बायर की, कोई भी तरीका हो सकता है, फ़ोन करके मना किया गया या उसको रोका गया, जान पहचान का होगा, तो जो भी पार्टी जिसकी गलती नहीं है, जिसको नुकसान हुआ तो वो सूट फाइल करेगा डैमेजेस के लिए। अब वो डैमेजेस कुछ भी हो सकते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल, लिक्विडेटेड। वैल्यूअर को रोक सकते हो ना आप, प्रिवेंट कर सकते हो। क्लियर है, समझो। अब उसी का इवैल्यूएशन यहाँ दिया हुआ है नीचे एग्जैक्टली पैराग्राफ में। ठीक है, छोटा सा उदाहरण है, इसको देख लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। P is having 2 bikes. He agreed to sell both of the bikes to S. To price fixed by Q. Q वैल्यूअर होगा, डिसाइड होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर का है ना, होता है ना, दलाल जो होते हैं जिनको आइडिया होता है कितने में बेची जाएगी, हमको तो समझता नहीं है। He gives delivery of one bike immediately. उसने एक बाइक की डिलीवरी तुरंत कर दिया। He refuses to fix the price. अब एक बाइक चली गई, अपन अब भी पड़े, तो एक रीज़नेबल प्राइस तो पे करेगा ना उस बाइक का जो ऑलरेडी वो ख़रीद चुका है ना। और सेकंड बाइक के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हो, अवॉइड। क्लियर हुआ। जो मिल चुका है उसका तो प्राइस पे करोगे दोस्त। अपने कितना होता है ना, राशन का सामान ला लेते कई बार, अपने को जमता नहीं है तो जितना यूज़ कर लिया उसका तो पैसा पे कर देते अपन। ठीक, छोटे छोटे से क्वेश्चन है भाई, आ सकता है एग्जाम में, असर्टेनमेंट पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, वैल्यूएशन, इसमें से एक नया क्वेश्चन, इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं। ठीक है, चलो पहला यूनिट खत्म हो गया, फटाक से इसकी कंप्लीट करो प्रैक्टिस करके, फिर आगे अपन स्टार्ट करेंगे क्या, सेकंड यूनिट।